आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर घर में से पुराना बॉक्स लाया और बोला, साहब ये बॉक्स मिला है। इस पर कुणाल बोला, कमरे की ऊपर वाली जगह पर रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो गया। अब कुणाल किराए के मकान से अपने माँ बाप, पत्नी और छोटे भाई को ला सकता था। घर में थोड़ा काम करवाते करवाते रात हो गई। मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर फोन किया और बोला, माँ आप और रिमी सामान बांध लो, हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। ऑनलाइन खाना मंगाया और खाकर सारे दरवाजे बंद कर वो लॉबी में ही सो गया। रात में 1 बजे के आसपास उसको पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज़ फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में कई पक्षी एक साथ उड़ रहे हों। वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। आवाज़ अब भी आ ही रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो आवाज़ ऊपर वाली जगह से आ रही थी। वो सुकचाते हुए उस तरफ बढ़ा और वो बॉक्स उतार लिया। आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उसने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल से भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गया और उंगली से खून निकलकर किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते हुए घूमने लगे। घर की दीवार सुर्ख लाल हो गई। खून और पन्ने कुणाल के मुंह से टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वो पसीना पसीना था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने लगा पता नहीं कैसा सपना था और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। सारा सामान लाने में 2 दिन लगे और धीरे धीरे सब कुछ बैठ गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर कराकर उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माताजी बाथरूम में फिसल गईं और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल अपनी पत्नी रिमी से बोला, हमें इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इस पर रिमी बोली, गड़बड़? कैसी गड़बड़? इस पर कुणाल बोला, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उतारा और खोलकर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और पूजा के कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट नहीं आई, बस कोहनी छिल गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, तेरे पास कोई पुरानी शापित किताब है क्या? इस पर कुणाल बोला, क्यों, क्या हुआ? इस पर माताजी ने कहा, अरे आज एक बाबा आए थे, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले कि इस घर में अब तुम लोग आ गए हो, उस शापित किताब से बचकर रहना, वो अनिष्टकारी शापित किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले घर में खोजो, वो यहीं होगी। तो तू बता, कोई किताब मिली थी क्या? इस पर कुणाल बोला, कहाँ गए वो बाबा? इस पर माँ ने कहा, मैंने पूछ लिया था, वो पास के मंदिर पर ही रुके हैं 2 दिन। कुणाल भागकर मंदिर पहुंचता है और बाबा का पता करता है। बाबा मिल जाते हैं। कुणाल प्रणाम करता है और किताब के बारे में बाबा से पूछता है। इस पर बाबा बोले, हम तो बच्चा 1 साल में 1 बार ही इधर आते हैं, मगर उस किताब का इतिहास जानते हैं। तुम उस आगे भुगतने के लिए इस घर में आ तो गए हो, मगर वो किताब अच्छा नहीं है। इस पर कुणाल बोला, कैसा इतिहास बाबा? इस पर बाबा बोले,
30 साल पहले सबन नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ इस जगह पर रहता था। तब यहाँ छोटा सा घर होता था। बहुत अच्छा लेखक था और वो बहुत प्रसिद्ध भी था। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी थी और उन दोनों ने लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी किताबों में। उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी प्रोत्साहन के लिए। उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियां लिखना सीखा था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारे को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उस रात उसका गला घोटने की तैयारी उसकी पत्नी ने कर ली थी। लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों उसे मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाजें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतर कर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकलकर एक झटके में लेखक के गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार से निकलती हुई किताबों पर गिरी और बॉक्स पर भी, और बॉक्स वाली किताब श्रापित हो गई। छोटा भाई ये नज़ारा देखकर डर गया, भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने भी खरोंचे मार ली और पुलिस को वो लूट की हत्या बता दी। कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो गया, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सर पर किताब घुसी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जली तो उसने वो इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर जाने कहाँ चला गया। तब से मैं देखता हूँ हर बार इस घर में कोई नया ही दिखता है और किताब की वजह से वो घर छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारी माँ से श्रापित किताब के बारे में बात की। कुणाल उठा और अपने घर की ओर चल दिया और उसने तय कर लिया कि वो अब इस घर को छोड़ देगा, क्योंकि पहले ही उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो चुके थे। जिसके बाद तुरंत ही कुणाल ने वो घर छोड़ दिया और अपने परिवार को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। काली रात का घनघोर अंधेरा, जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें वहां पर पसरे हुए सन्नाटे को चीरती जा रही थी। सुनसान सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और जानवरों के शोर के बीच सरपट दौड़ी जा रही एक कार। अचानक से कार रुक जाती है। आवाज गूंजती है, रुद्र रुद्र, यार बताना क्या हुआ कार को। हाँ यार देख जल्दी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये आवाज थी रुद्र के दोस्त दीपांजलि और रोहित की। तभी रुद्र बोलता है, पता नहीं यार ये कार को क्या हो गया, अभी खराब होना था कार को, अब कल सुबह ही कोई मैकेनिक लाकर सुधरवानी पड़ेगी। ये सुनकर रोहित और दीपांजलि और ज्यादा डर जाते हैं। तब तक रुद्र भी कार में आकर बैठ जाता है। रोहित बोलता है, यार चलो हम कहीं बाहर देखते हैं, अगर कुछ इंतजाम हो तो। इस पर रुद्र बोलता है, यहाँ जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा यार। इस पर दीपांजलि बोलती है, वो मुझे वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, शायद कोई घर हो, वहाँ कोई हो जो हमारी मदद कर सके। तीनों कार से उतरकर उस सुनसान सड़क पर भयावह रात में चल रहे थे। तभी दीपांजलि को लगा जैसे कोई वहां से गुजर कर गया। कहीं सियारों की आवाजें आ रही थी तो कहीं जंगली कुत्तों के भयानक आवाजें। बीच बीच में वो तीनों डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े जा रहे थे। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो चीख पड़ते हैं। दीपांजलि बोलती है, हमें वापस अपनी कार में ही चले जाना चाहिए,
रोहित भी दीपांजलि की बात का समर्थन करते हुए वापस चलने को कहता है। तभी रुद्र बोलता है, देखो अगर हम लोग लौट कर गए तो शायद कार तक पहुंचने से पहले ही कोई जंगली जानवर पास आ जाए। इससे ज़्यादा ठीक यही होगा कि हम सब सुबह होने तक यहीं इंतज़ार करें। जहां वो पहुंचे थे वो एक भयानक सा दिखने वाला जर्जर बंगला था, जो जगह जगह जाले लगे होने के कारण और चमगादड़ बिल्ली तरह तरह की आवाज़ों से गूंजता पूरा बंगला और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तीनों जैसे तैसे बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला अंदर से थोड़ा ठीक था, चीज़ें अच्छी से रखी हुई थी। तो रुद्र बोलता है, तुम दोनों खामखा डर रहे थे यार, ये तो अच्छा ही है। इन सब के बाद वो तीनों हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। तब रोहित और दीपांजलि जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने पानी की जगह खून टपकता हुआ दिखता है। उस बंगले में कोई ऐसा और भी होता है जो उनकी चीखें सुनकर बहुत खुश होता है। उनकी चीखों के साथ बंगले में एक भयानक हंसी गूंज उठी, जिसे सुनकर वो बंगला भी थरथरा उठा। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरी तरफ से रुद्र दौड़ते हुए दोनों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ यार, तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? तो दीपांजलि कांपते हुए खून खून करते हुए उस ओर इशारा कर देती है। रुद्र उस ओर देखता है तो उसे वहां पानी बहता हुआ ही दिखता है। वो उन दोनों की तरफ मुड़कर बोलता है, यार क्या नाटक लगा रखा है, वहां पानी ही तो है, खून तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। रुद्र की बात सुनकर दीपांजलि और रोहित वापस उस ओर देखते हैं तो वो चौंक कर कहते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में वहां से खून ही आ रहा था। तो रुद्र बोलता है, यार ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ये हवेली भी थोड़ी दिखने में डरावनी है, इसीलिए हो रहा होगा। मैंने हम सबका खाना लगा दिया, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। ये कहते हुए रुद्र वहां से चला जाता है। अभी ये हुआ ही था कि बंगले में फिर से भयानक हंसी गूंजने लगती है। चमगादड़ों की आवाज़, उल्लू का रोना, कुत्तों की आवाज़ और शियारों की भी और भी भयानक बना रही थी। अगले दिन अखबार में छपता है कि उस भूतिया बंगले में एक लड़का और एक लड़की की लाश पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली है, जैसे उन्हें जंगली कुत्तों ने बुरी तरह से नोच कर खाया हो। बिल्कुल बुरी तरह से कटी फटी लाशें, उनके चारों तरफ तितर बितर मांस के टुकड़े, यहाँ वहाँ पड़ी खून की बूंदें उस रात को और भी ज्यादा भयावह थी। ये सब गवाही दे रहा था कि उस काली रात उस भूतिया बंगले में कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। और उसी जंगल में एक सुनसान सड़क पर रुद्र का घायल मृत शरीर भी मिला है। फिर कुछ समय बाद तक कोई भी सबूत ना मिल पाने के कारण ये बात यहीं खत्म हो जाती है। आज से लगभग 1 साल पहले उस बंगले में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक 8 साल का बेटा था। पत्नी भूत प्रेत काला जादू वगैरह पर काफी ज्यादा यकीन करती थी और जाने अनजाने में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक आत्मा को बुला लिया, एक ऐसी आत्मा को जिसे वश में कर पाना बहुत मुश्किल था। और उस आत्मा ने उन तीनों को उसी घर में जान से मार डाला। कहते हैं तब से वो आत्मा और उन तीनों की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है और जो भी वहां जाता है कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।